नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई स्टेशन पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम हिंदी शिक्षण विधियों से संबंधित एक टॉपिक जो बहुत महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस टॉपिक का नाम है भाषा और भाषा बिंब। इसके सारे नोट्स हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भाषा का अर्थ। मनुष्य की वह क्षमता जिसके द्वारा वह अपने विचारों का आदान प्रदान करता है भाषा कहलाती है। मतलब अपने विचारों को दूसरों के सामने रखने का जो जरिया है वह भाषा है। भाषा ही वह महत्वपूर्ण कारक है जो मनुष्य को किसी कार्य के लिए चिंतन प्रदान करती है तथा आदिकाल में जब इसका लिखित स्वरूप प्रारंभ हुआ उसके बाद तो भाषा अपने आप में एक विशेषता बन गई कि कोई भी व्यक्ति संपूर्ण संसार में इसके स्थायित्व से लाभान्वित हो रहा है। और आसान भाषा में एक व्यक्ति अपने विचारों और भावों को दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाता है, तो जिसके माध्यम से पहुंचाता है वह भाषा है। भाषा केवल मनुष्य की ही नहीं होती बल्कि अन्य प्राणियों की भी होती है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इसलिए कहा है कि खग जाने हूँ खग ही की भाषा, मतलब पक्षी ही पक्षी की भाषा को समझता है। मतलब मनुष्य के अतिरिक्त जो प्राणी हैं उनकी भी भाषा होती है जिसके माध्यम से वो विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अब है भाषा का अर्थ। भाषा संस्कृत की भाष धातु से बनी है। ये सवाल आता है कि भाषा में कौन सा धातु है, तो भाष धातु है, जिसका अर्थ होता है बोलना, प्रकट करना या अपने विचारों को दूसरों के सामने व्यक्त करना। अब है भाषा की परिभाषाएं जो अलग अलग विद्वानों ने दी हैं। तो वर्तमान समय में आधुनिक विचारकों और विद्वानों का मानना है कि भाषा वह होती है जिसमें ध्वनि पाई जाती है और विचारों के आदान प्रदान में सहयोग करती है। और भाषा के बारे में कुछ विद्वानों के विचार इस प्रकार से हैं। सबसे पहले प्लेटो, विचार हमारी आत्मा की मूक बातचीत होते हैं, होठों से बाहर निकलते समय ध्वनि का रूप लेते हैं, इसे ही भाषा कहते हैं। मतलब आत्मा की मूक बातचीत मतलब चुपचाप बातचीत, और जब ये होठों से बाहर निकलेंगे तब ध्वनि का रूप ले लेंगे, इसे हम भाषा कहेंगे। स्वीट के अनुसार भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। बहुत आसान परिभाषा है, स्वीट ने दी है। विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम ही भाषा है। सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भाषा संसार का नादमय चित्र, ध्वनिमय स्वरूप और हृदय तंत्र की झंकार और विचारों की अभिव्यक्ति है। काफ़ी शिल्प सौंदर्य से युक्त परिभाषा है, आराम से याद होगी। ये सुमित्रा नंदन पंत ने दी थी। अब है भाषा की विशेषताएं। भाषा अर्जित होती है, मतलब भाषाओं को हम कमा सकते हैं, हम सीख सकते हैं। भाषा वातावरण की उपज है, वातावरण से जितना व्यवहार करेंगे भाषा की पकड़ उतनी ही ज़्यादा होगी। भाषा परिवर्तनशील है, जैसे जैसे वातावरण में लोग बोलते हैं और जो एरा है वो आगे बढ़ती है तो उनमें परिवर्तन भी होता है। भाषा समन्वयवादी होती है, भाषा सामाजिक उपागम है, भाषा विचार अभिव्यक्ति का साधन है, अभी पढ़ा है हमने। भाषा चिंतन का आधार है, व्यक्ति सोचता है तो अपनी मातृभाषा में सोचता है। भाषा ध्वनियों का संकलन है, यानी बहुत सारी आवाज़ जो होती है वो उनका संकलन है भाषा। अब पढ़ते हैं हम भाषा के स्वरूप कि भाषा कौन कौन सी हो सकती है। तो सबसे पहले मातृभाषा, ये सबसे पहली भाषा होती है किसी भी व्यक्ति की। माँ के द्वारा बोले जाने वाले शब्द मातृभाषा कहलाते हैं तथा माँ बालक की प्रथम गुरु और परिवार को बालक की प्रथम पाठशाला कहते हैं। ये प्रश्न रीट परीक्षा में पूछा जाता है कि बालक की प्रथम गुरु कौन है, तो माँ है, और बालक की प्रथम पाठशाला कौन सी है, तो परिवार है। तो मातृभाषा का अर्थ है जो माता द्वारा बालक को जो सिखाई जाती है भाषा, वही मातृभाषा है। अब बात करते हैं बोली की। बोली का क्या अर्थ है, तो हमारे देश में ऐसा माना जाता है कुछ ही दूरी पर शब्द बदल जाते हैं और स्थानीय शब्दों का उपयोग होता है, जिसमें शुद्धता, अशुद्धता, शब्द या वाक्य विन्यास का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। मतलब व्यक्ति अपने क्षेत्र के अनुसार जो लोग बोलते हैं वैसे ही वो बोली बोलने लगते हैं। तो क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले शब्दों को बोली कहते हैं। बिल्कुल आसान परिभाषा है, क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले शब्द ही बोली है, जिनका अपना कोई निश्चित व्याकरण नहीं होता। जैसे बोली के उदाहरण है मेवाती, ढूंढाड़ी, शेखावटी, हाड़ौती, मारवाड़ी इत्यादि। अब पढ़ते हैं हम प्रादेशिक भाषा। पहली भाषा पढ़ी मातृभाषा, दूसरा प्रादेशिक भाषा। किसी प्रदेश विशेष की भाषा जिसका अपना स्वरूप होता है, वहाँ के लोगों द्वारा अधिकतम उपयोग में ली जाती है, वह भाषा जिसका अपना अस्तित्व होता है, स्वयं की लिपि होती है, प्रादेशिक भाषा कहलाती है। मतलब प्रदेश यानी राज्य के जो लोग हैं वे उस भाषा का प्रयोग करते हैं।
व्याकरण और व्यवस्थित शब्दकोश होता है उसे प्रादेशिक भाषा कहते हैं। प्रादेशिक भाषा जो है उनका पृथक व्याकरण होता है और व्यवस्थित शब्दकोश होता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है। ध्यान से देखिए इसको, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है और उनमें से कौन कौन सी है देखिए, पंजाबी, गुजराती, मराठी, हिंदी, कश्मीरी, मलयालम, उड़िया, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, नेपाली, डोगरी, मैथिली, संस्कृत, कोंकणी, मणिपुरी, बोडो, संथोली, बांग्ला, असमिया और कन्नड़। ये नाम थोड़े ध्यान में रखने हैं आपको। ऐसा कोई आ सकता है जैसे राजस्थानी पूछा जाए तो ये प्रादेशिक भाषाओं में सम्मिलित नहीं है। ये हो गई प्रादेशिक भाषाएं जिनका पृथक व्याकरण होता है और अपना साहित्य होता है और इसके साथ व्यवस्थित शब्दकोश भी होता है। अब पढ़ते हैं हम राजभाषा को। आपने कई बार हिंदी को राजभाषा या राष्ट्रभाषा इस प्रकार चर्चा के रूप में सुना होगा, देखा होगा। तो यहाँ हम क्लियर करते हैं कि हिंदी क्या है, तो भारत की राजभाषा है। और राजभाषा का अर्थ क्या है? राजभाषा वह होती है जिसमें किसी राज्य या देश का सरकारी कामकाज होता है। 14 सितंबर 1949 को, तिथि याद रखनी है आपको, इस दिन को हिंदी राजभाषा बनी थी और इसका लिपि देवनागरी रहेगी और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 343 में किया गया है। और इसी कारण से जिस दिन ये हिंदी राजभाषा बनी थी उसी दिन यानी 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये याद रखेंगे आप। जिस प्रकार से अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा माना गया है, वैसे ही 8वीं अनुसूची में 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है। अब पढ़ते हैं हम राष्ट्रभाषा किसे कहेंगे। तो वह भाषा जो किसी भी राष्ट्र की हो सकती है और जिसको बोलने वाले लोग कुल जनसंख्या के 2/3 यानी 66.66% तथा समझने वाले लोग 3/4 अर्थात 75% हो। भारत देश में ऐसी कोई भाषा नहीं है, इसलिए भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। मतलब कम से कम 3/4 लोग उस भाषा को समझे और बोलने वाले लोगों की संख्या का अनुपात 2:3 होना चाहिए। मतलब 3 में से 2 व्यक्ति वह भाषा बोले। अब भारत में ऐसा नहीं है, इसलिए भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। अब पढ़ेंगे हम भाषा मनोविज्ञान। ये देखिए, एक बालक में भाषा किस प्रकार से विकसित होती है उसे भाषा मनोविज्ञान कहा जाता है। जिस प्रकार से भाषा उस बालक में विकसित हो रही है वह उस बालक का भाषा मनोविज्ञान है। अब भाषा मनोविज्ञान के सोपान देखिए। सबसे पहले है जिज्ञासा। जब एक बालक परिजनों से बातचीत करते हुए देखता है, सुनता है, तो उसमें उस प्रकार की ध्वनि प्रकट करने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है और वह भी ऐसा ही करना चाहता है। तो भाषा मनोविज्ञान का पहला सोपान है जिज्ञासा। मतलब बालक भाषा को किस प्रकार सीखता है, तो सबसे पहले उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। उसके बाद जिज्ञासा जब उत्पन्न होती है तो वह अनुकरण करता है। जिज्ञासा के कारण कोई भी बालक परिजनों का अनुकरण करते हुए सीखता है और कुछ कुछ शब्द बोलने लगता है। जैसे छोटा जो बालक होता है वो उसके सामने मम्मी मम्मी बोलते हैं तो वो मम 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 ऐसे करके हुए वह मम्मी बोलना सीखता है। और उसके बाद अभ्यास। जब वह बालक अभ्यास करता है तो उन शब्दों को अच्छी तरह बोलना सीख जाता है। तो जब किसी बालक में किसी शब्द का उच्चारण पैदा होता है तो वह उसका बार बार अभ्यास करता है और उन शब्दों को स्थायी बना लेता है। इस प्रकार बालक में भाषा का विकास हो जाता है और अनुकरण के द्वारा जो शब्द वह बोलने लगता है। तो ये बात हो गई इसकी भाषा मनोविज्ञान के सोपानों की। 3 सोपान, जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास। अब आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा भाषा बिंब, उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या होता है भाषा बिंब? जब हम कोई वस्तु देखते हैं तो उसका चित्र हमारे मस्तिष्क में बनता है और वह चित्र स्थायी हो जाता है, उसे ही हम भाषा बिंब कहते हैं। कुल मिलाकर किसी भी विषय वस्तु के बारे में जब हमारे मस्तिष्क में पहली बार चित्र बनता है वही भाषा बिंब है, वही चित्र है। हम अपनी आंखों से किसी भी वस्तु या व्यक्ति को देखते हैं तो उसका चित्र हमारे मस्तिष्क में बन जाता है और वह चित्र स्थायी हो जाता है। इससे हमारे व्यवहार में भाषा का विकास होता है और इसलिए इन चित्रों को भाषा बिंब कहते हैं। अब भाषा बिंब के 4 प्रकार हैं: दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, विचार बिंब और भाव बिंब। तो एक एक अर्थ पढ़ते हैं। सबसे पहले दृश्य बिंब। जब कोई भी वस्तु हमारी आंखों के सामने होती है तो उसी समय उसका चित्र हमारे मस्तिष्क में बन जाता है, तो वह दृश्य बिंब कहलाता है। मतलब देख करके किसी वस्तु का चित्र हमारे दिमाग में बनता है तो वह दृश्य बिंब है। जैसे मेरे सामने गाय खड़ी है, जब मेरे सामने खड़ी है तो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, देखो मोहन जा रहा है, तो मोहन हमारी आंखों के सामने है। आज तो आकाश में घने बादल हैं, यह तो नीम का पेड़ है, मेरे सामने से हाथी जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें देख करके हमारे मस्तिष्क में इनका चित्र बन रहा है। दूसरा है श्रव्य बिंब। जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि को हम एक बार देख लेते हैं और उनकी आवाज़ और नाम से परिचित हो जाते हैं तो फिर उनकी उपस्थिति या
अनुपस्थिति में भी उनका नाम, आवाज़ सुनने मात्र से ही उसकी तस्वीर हमारे मस्तिष्क में बन जाती है। मतलब सुन करके किसी भी व्यक्ति या वस्तु को जिसकी आवाज़ हमने सुनी हो, तो जैसे ही उसकी आवाज़ हमारी कानों तक पड़ेगी, भले ही हम उसको नहीं देखें तो भी उसके बारे में जानकारी हमको प्राप्त होती है। तो जब कोई वस्तु या प्राणी पहले से हमारे द्वारा देखा हुआ है तो उसका नाम सुनने से उसका चित्र मस्तिष्क में बन जाता है, उसे श्रव्य बिंब कहते हैं। जैसे माँ दरवाज़ा खोलो शायद बाहर मामा है, तो मामा का जो चित्र है वो हमारे दिमाग में है, ठीक है। तो मामा नाम सुनते ही दिमाग में मामा का फोटो आ जाएगा। इसी प्रकार पेड़ों के पीछे कलकल झरना बह रहा है, तो कलकल झरने का जो चित्र है वो दिमाग में पहले से है। बाहर कुत्ता भौंक रहा है, तो कुत्ता जैसे ही भौंकेगा, कोई भी कुत्ता भौंक रहा होगा तो आवाज़ सुन के ही पहचान लेंगे कि कुत्ता भौंक रहा है। इसी प्रकार हमने चिड़ियाघर में हाथी देखा था, तो हाथी के बारे में सुनते ही हमें संज्ञान हो गया कि हाथी कैसा होता है। तीसरा, विचार बिंब। कोई भी दृश्य या श्रव्य बिंब हमारे मस्तिष्क में बनता है तो उसके साथ ही कुछ समय बाद उसकी उपयोगिता हमें महसूस होने लगती है, उसे हम विचार बिंब कहते हैं। मतलब उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में विचार जो हमारे मस्तिष्क में आते हैं उन्हें हम विचार बिंब कहते हैं। जैसे गाय, तो गाय दिमाग में आते ही गाय दूध देती है, तो ये दूध देना क्या हुआ, विचार बिंब हुआ। इसी प्रकार घोड़ा घास खाता है, ये विचार बिंब है। बस सवारी के काम आती है, पुस्तक पढ़ने के काम आती है, तो ये विचार बिंब हुए। चौथा और अंतिम बिंब का प्रकार है भाव बिंब। जब कोई विचार बिंब हमारी आत्मा के संपर्क से निकलता है तो वह अपने आप में हमारे भावों से प्रेरित होता है, तो इसलिए हमारी भावनाएं उससे जुड़ जाती है, इसे भाव बिंब कहते हैं। ये चौथा और अंतिम प्रकार है बिंब का। वापस देखिए इसका अर्थ, जब कोई विचार बिंब हमारी आत्मा के संपर्क से निकलता है तो अपने आप हमारे भावों से प्रेरित होता है, मतलब हमारे भाव उसके प्रति प्रकट होते हैं, हमारी भावनाएं उससे जुड़ जाती है, उसको हम भाव बिंब कहते हैं। जैसे गाय हमारी माता है, तो गाय ने हमको जन्म नहीं दिया है, लेकिन गाय के प्रति जो हमारी भावनाएं हैं वो एक माँ के रूप में व्यक्त हो रही है कि गाय को हम माँ मान रहे हैं। इसी प्रकार ऊँट को हम रेगिस्तान का जहाज मान रहे हैं, क्योंकि रेगिस्तान में इतना फुर्तीला, इतना तेज दौड़ता है। शेर को जंगल का राजा माना जाता है और मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो भाषा बिंब से ही बालकों में भाषा का विकास होता है। अगर भाषा बिंब को हमारे व्यवहार से निकाल दिया जाए तो बालकों में भाषा का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ तक आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास से काफ़ी कुछ आपको जानकारी मिली होगी। इसलिए यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल पढ़ाई स्टेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री राम।